अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे मध्य भारत का जो मध्य उत्तर भारत की स्थिति 800 से 1200 के बीच में। ठीक है, तो देखिए 647 में हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया। हर्षवर्धन का मृत्यु होने के बाद क्या हो गया, पूरे उत्तर भारत में जो है वो क्या हो गया, राजनीतिक विशृंखला का युग आरंभ हो गया। ठीक है, हर्ष के मृत्यु के बाद जो थे अनेक छोटे छोटे राजवंश अस्तित्व में आए। हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हो गया, अनेक बहुत सारे छोटे छोटे राज्य क्या हो गए, अस्तित्व में आ गए। ठीक है, उसके बाद से देखिए 800 से 1200 ईस्वी के मध्य उत्तरी भारत में अधिकांश शासक कौन थे, राजवंशी या राजपूत थे। 800 से 1200 बीच में जो अधिकांश शासक कौन थे, राजवंशी या राजपूत थे। तो इतिहास इसलिए इस अवधि को राजपूत काल 800 से 1200 के पीरियड को क्या कहा जाता है, द पीरियड बिटवीन 812 इज कॉल्ड पीरियड ऑफ राजपूत्स। ठीक है ना, राजपूतों का काल कहा जाता है। राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों का विवाद है। इसकी उत्पत्ति के 4 प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। ठीक है ना, विदेशी मूल की उत्पत्ति के कौन बताते हैं इनको, कर्नल टॉड स्मिथ और कुक जो थे, कर्नल टॉड हो गया, स्मिथ हो गया, कुक हो गया, इन्होंने क्या कहा कि ये विदेशी मूल के हैं। उसके चंद्रवर्ताई की प्रकृति जो है पृथ्वीराज रासों में इनको क्या कहा गया, पृथ्वीराज रासों में इनको कहा गया कि अग्निकुंड से निकलेगा। ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ से 4 राजपूत जातियाँ प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी की उत्पत्ति हुई। कौन कौन, प्रतिहार हो गया, परमार हो गया, चौहान हो गया, सोलंकी हो गया, ये सब क्या हो गया, अग्निकुंड से निकले। ठीक है ना, और तीसरा क्या है, राजपूतों की उत्पत्ति को क्षत्रिय मूल का मानने वाले विद्वानों में गौरीशंकर हीरा और चंद्र ओझा प्रमुख थे। ठीक है ना, और राजपूतों को 8वीं जाति के मूल का समर्थन दर्शन शर्मा ने किया। 8वीं जनजातीय मूल का समर्थन। देखिए इसमें तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार के मत थे। जैसे कर्नल टाड हो गया, स्मिथ को की क्या विदेशी मूल की उत्पत्ति क्या कहा इन्होंने। चंद्रवदाई की कृत पृथ्वीराज रासों में कहा गया कि राजपूत जो थे वो ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ करने के कारण अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, जिसमें से क्या थे, प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना, राजपूतों की उत्पत्ति के क्षत्रिय मूल को मानने वाले विदेशी में गौरीशंकर हीरा चंद्र ओझा प्रमुख थे। ठीक है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, 800 से 1200 के भारतीय इतिहास की प्रारंभिक घटना में त्रिपक्षीय संघर्ष एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में होता था। देखिए ये गुर्जर प्रतिहार थे, उसके ऐसे पाल थे बंगाल में, गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान क्षेत्र वाले गुर्जर प्रतिहार थे, और राष्ट्रकूट थे, डेक्कन से राजपूत थे। इनके बीच में ये क्या होता, कन्नौज पर अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, तो इसी को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, हर्षवर्धन के बाद यशोवर्मन का शासक था, जिसका उल्लेख वाकपति राज के प्राकृत काव्य गढ़वाओं से मिलता है। अच्छा, यशोवर्मन के बाद जो है 8वीं सदी में से 9वीं सदी से दूसरे आयुध राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। ठीक है ना, हर्षवर्धन के बाद जो कन्नौज पर शासन था वो किसका था, यशोवर्मन का था। ठीक है ना, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, वाकपति राज के प्राकृत काव्य गढ़वाओं से मिलता है। चलिए ठीक है, इसमें कुछ है। त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा वाले कौन 3 राजवंश थे। एक तो राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार थे, बंगाल के पाल थे, और मान्यखेत के राष्ट्रकूट थे। ठीक है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष का पीरियड जो है वो 783 से 850 ईस्वी तक चला। कि शुरुआत कौन किया, गुर्जर प्रतिहार नरेश जो था वत्सराज द्वारा किया गया। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, गुर्जर प्रतिहार जो राजा था वत्सराज द्वारा किया गया। ठीक है ना, अब देखिए राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव सातवाहनों के बाद दक्कन का प्रथम शासक था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। अच्छा, सातवाहनों ने तो उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था, लेकिन उसके बाद से जो सबसे पहले जिसने उत्तर भारत की राजनीति में वो किया था वो कौन था, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव था। ठीक है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो होती है वो गुर्जर प्रतिहार नरेश था वत्सराज द्वारा किया गया। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज द्वारा किया गया। उसका राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव था, वो सातवाहनों के बाद प्रथम था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया।
अच्छा, गुर्जर प्रतिहारों और पालों के विपरीत राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव की कनौज पर आक्रमण करने का उद्देश्य उसे अपने राज्य में सीमा में शामिल करना नहीं, बल्कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार की शक्ति को अच्छा देखिए, राष्ट्रकूटों और पालों के विपरीत नहीं सॉरी गुर्जर प्रतिहारों और पालों के विपरीत राष्ट्रकूटों का कनौज पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि गुर्जर प्रतिहार की शक्ति को कमजोर करना था। ठीक है ना। इसी समय पाल नरेश जो था, धर्मपाल द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। उत्तरापद स्वामी कौन कहता था अपने को? पाल नरेश जो था, धर्मपाल अपने आप को उत्तरापद स्वामी कहता था। अच्छा, देखिए पहला तो जो फर्स्ट फेज था उसमें कौन था? गुर्जर प्रतिहार में अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूटों में देखा जाए तो ध्रुव थे। गुर्जर प्रतिहार में देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार नरस्वत्सराज थे। लेकिन द्विपक्षीय में अगर देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्टन द्वितीय ने मुंगेर के युद्ध में धर्मराज को पराजित कर कनौज पर अधीन कर लिया था। गुर्जर प्रतिहार नरेश कौन था? गुर्जर प्रतिहार जो नरेश थे, किसने? नागभट्ट द्वितीय था। ठीक है ना। और 836 में गुर्जर प्रतिहार नरेश जो थे मिहिर भोज, ठीक है ना, 836 में कौन था? मिहिर भोज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष का तीसरा और अंतिम चरण हुआ। मिहिर भोज ने अंतिम रूप से कनौज पर अधिकार कर उसे अपने राज्य में सम्मिलित बनाया। ठीक है ना। तो देखिए अभी शुरू से लेकर लास्ट तक क्या था इसमें, इस पूरे फेज के अंदर हमने ये देखा कि हर्ष की मृत्यु के बाद जो था उत्तर भारत में राजनीतिक विशीलता का समय आ गया था। ठीक है ना। तो उस समय क्या था कि पूरा जो उत्तर भारत था वो क्या है, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। ठीक है ना। 800 से 1200 पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? राजपूत काल भी कहा जाता है। और राजपूतों की उत्पत्ति को लेके जो तमाम इतिहासकार है, हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट थॉट्स इन रिलेशन टू कि राजपूत कैसे आए, उसको लेके तमाम वो है। तो इसमें क्या है, कर्नल टाड है, इन लोगों ने क्या कहा कि राजपूत जो थे वो विदेशी मुल्क के थे। ठीक है ना। उसके बाद से पृथ्वीराज रासो का जो कृत है चंद्रवरदाई, उसमें क्या कहा गया है कि राजपूत पृथ्वीराज रासो के जो कृत है चंद्रवरदाई, उसके अनुसार क्या है कि राजपूत जो थे वो कैसे आए हुए थे? ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पे यज्ञ करने से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जिसमें सोलंकी, परमार, चौहान और वो थे, कौन थे? परमार, चौहान, सोलंकी और प्रतिहार। सोलंकी, परमार, चौहान और प्रतिहार थे। ठीक है ना। उसी तरह से अन्य लोगों ने भी अपना वो कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है ना। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है उत्तर भारत में कनौज पर अधिकार को लेकर था। ठीक है ना। और इसमें किन्होंने भाग लिया त्रिपक्षीय संघर्ष में? एक पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे, और उसके बाद से राष्ट्रकूट थे। गुर्जर प्रतिहार में देखा जाए तो सबसे पहले फर्स्ट फेज़ में देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार जो शासक था वो कौन था? वत्सराज द्वारा किया गया। ठीक है ना। वत्सराज द्वारा किया गया, वत्सराज द्वारा स्टार्ट किया गया। उसके बाद से देखिए राष्ट्रकूट नरेश जो था, ध्रुव जो था वो उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला सातवाहनों के बाद प्रथम डेक्कन का शासक था। प्रथम शासक था जिसने उत्तर भारत की राजनीति, दक्कन का प्रथम शासक था जिसने ध्रुव जो था उसमें उत्तर भारत का प्रथम शासक था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में वो किया, अपने आप को वो किया। गुर्जर प्रतिहार पालों के विपरीत देखिए कनौज पर अधिकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो गुर्जर प्रतिहारों की ताकत को कमज़ोर करना चाहते थे। उसके बाद से देखिए धर्मपाल अपने आप को कौन सी उपाधि दी थी? उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी। उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने दी थी अपने आप को? धर्मपाल ने दी थी। ठीक है। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो सेकेंड फेज़ में कौन आता है? फिर सेकेंड फेज़ में जो गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय जो थे ने मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को पराजित कर कनौज पर आक्रमण कर लिया। और तीसरे फेज़ में मिहिर भोज ने अंतिम रूप से कनौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है ना। ये हो गया आपका। तो आप देखिए गुर्जर प्रतिहार से स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले।
देखिए गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र को प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अरबों को सिंध में ही सीमित कर दिया, ठीक है ना। प्रभाकचरित के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने 833 में गंगा में जल समाधि द्वारा प्राणत्याग कर लिया था। अच्छा देखिए, हरिश्चंद्र था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि उसने गंगा में जल समाधि लेके अपनी प्राणत्याग कर दिया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए मिहिर भोज जो था के समय गुर्जर प्रतिहार शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी। अरबी यात्री सुलेमान के ने भोज के प्रशासन और उसकी शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की है। उसने सुलेमान ने भोज को की राज्य को जीवा के आकार का बताया था। उसके बाद से क्या, अभी भोज के बाद महेंद्रपाल शासक हुआ। महेंद्रपाल के राज दरबार में काव्य मीमांसा तथा कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर को संरक्षण प्राप्त हुआ। काव्य मीमांसा तथा कर्पूर मंजरी के लेखक काव्य मीमांसा कपूर मंजरी के लेखक। अच्छा, मीर भोज के बाद क्या महेंद्रपाल शासक बना था? ये क्या था? और 885 से 910 के पीरियड की बात हो रही है, ठीक है ना। मिहिर भोज अरबी यात्री 836 से 885, ठीक है। 885, ठीक है। देखिए मिहिर भोज जो था, भोज के बाद महेंद्रपाल शासक हुआ। महेंद्रपाल के राजदरबार में काव्य मीमांसा और तथा कर्पूर मंजरी के लिए राजशेखर को संरक्षण प्राप्त। राजशेखर महेंद्रपाल का निर्भय राज्य और निर्भय इंद्र किसको कहा गया? महेंद्रपाल को कहा गया, ठीक है ना। उसके बाद से देखो, गुर्जर प्रतिहार शासक जो था महिपाल के समय अरबी यात्री अलमसूदी ने भारत की यात्रा की थी, ठीक है ना। सुलेमान ने जो था वो मीर भोज के क्षेत्र को जीवा के आकार का बताया था। उसके ऐसे महिपाल के समय कौन आया था? महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार से महिपाल के समय अलमसूदी भारत की यात्रा की, ठीक है ना। उसके बाद से गुर्जर महमूद के आक्रमण के प्रतिरोध किए बिना जब महमूद के आक्रमण का राज्यपाल कन्नौज छोड़कर कहीं अज्ञात स्थान पर चला गया था। अज्ञात स्थान पर महमूद गजनी ने, ठीक है। कालांतर में चंदेल शासक जो थे गंड और उसके पुत्र विद्याधर ने राज्यपाल को इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो महमूद गजनी से बिना युद्ध किए ही मैदान छोड़कर भाग गया था। तो ये बिना कालांतर में क्या हुआ कि राज्यपाल का हत्या किसने? चंदेल शासक विद्याधर ने उसकी हत्या कर दी क्योंकि वो महमूद गजनी से बिना युद्ध के ही कन्नौज छोड़कर चला गया था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता हूँ गुर्जर प्रतिहार। देखिए गुर्जर प्रतिहार का जो संस्थापक है वो कौन है? हरिश्चंद्र है। इसका प्रथम जो प्रतापी राजा है वो कौन है? नागभट्ट प्रथम है, ठीक है ना। नागभट्ट द्वितीय जो था इसने जल समाधि देकर अपनी गंगा में जल समाधि लेकर अपनी प्राण त्याग दिया था। उसके बाद से ये हो गए। उसके बाद से जो अगला इसका गुर्जर प्रतिहार का सबसे शक्तिशाली राजा है वो कौन है? मिहिर भोज। इसका पीरियड देखिए कैसा है कि 836 से लेके इसका पीरियड है 885 तक, ठीक है ना। मीर भोज था। मीर भोज के शासनकाल में जो सुलेमान ने भारत की यात्रा की, सुलेमान ने मीर भोज के और शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की है। मीर भोज ने जो मीर भोज के क्षेत्र जो था राज्य का जीवा के आकार समान बताया, ठीक है ना। उसके बाद से अगला कौन राजा बना? महेंद्रपाल राजा बना। देखिए महेंद्रपाल के राज दरबार में कौन थे? राजशेखर जो काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी का लेखक था, राजशेखर वो इसके दरबार में था, काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी का लेखक था। उसके बाद से महेंद्रपाल के बाद महिपाल इसने निर्भयेंद्र महेंद्रपाल को कहा, निर्भयराज किस को कहा? महेंद्रपाल ने। उसके बाद से कौन बना? महेंद्रपाल को अच्छा राजशेखर के अन्य कृति क्या है? बाल रामायण, बाल महाभारत। उसके बाद से विध्वंस साल भंजिका, प्रचंड पांडव,
बाल रामायण, बाल महाभारत, ये सब आदि है इसके, ठीक है ना। उसके बाद से महिपाल के समय अरबी यात्री जो सुलेमान ने यात्रा की थी, अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी, ठीक है ना। और देखिए इसका जो एक शासक था राज्यपाल, जब महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, तो 1018 में जब महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, तो राज्यपाल क्या हुआ था, महमूद गजनी के आक्रमण के प्रतिरोध राज्यपाल जो कन्नौज छोड़कर कहीं अज्ञात था। तो कालांतर में चंदेल शासक कौन था, चंदेल शासक जो था विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी थी, इसलिए क्योंकि ये महमूद गजनी के से युद्ध किए बिना ही मैदान छोड़कर भाग गया था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गुर्जर प्रतिहार वंश पूरा हो गया। अब देखिए पाल वंश देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार क्लियर हो गया एकदम, एक एक पॉइंट मैंने बता दिया, अब इसके बाहर कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है ना। एक इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब कवर कर दिए हैं। अब देखिए बंगाल के पाल वंश, देखिए बंगाल में गौड़वीय शासक शशांक के मरणोपरांत, देखिए शशांक के मरने के बाद उत्पन्न अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए जनता ने गोपाल के नाम के एक व्यक्ति को शासक चुना। गोपाल को ही बंगाल में पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, गोपाल को माना जाता है बंगाल में पाल वंश का संस्थापक। तिब्बती लामा तारानाथ ने अनुसार गोपाल ने आदित्यपुरी की प्रसिद्ध बौद्ध विहार का निर्माण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर नहीं है, ठीक है। अब देखिए आदित्यपुरी जो है आधुनिक बिहार शरीफ के पास है। आधुनिक जो बिहार शरीफ है आदित्यपुरी, वहाँ पे गोपाल ने क्या है बौद्ध विहार का निर्माण किया था। ये कहाँ पे है, ये तो आप देखिए गोपाल के बाद कौन बना, धर्मपाल अगला महान पाल शासक बना। गोपाल के बाद कौन बना, अगला कौन बना है, धर्मपाल बना है महान शासक, ठीक है ना। और धर्मपाल ने कन्नौज पर विजय के बाद उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्से लेने वाला पहला पाल शासक था। और इसने क्या है कि कन्नौज पर अपने आप को उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल एक बौद्ध था जिसने, देखिए धर्मपाल के कुछ इंपॉर्टेंट इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, स्थापना कराया। इसे उसका धर्मपाल ने नालंदा बौद्ध विहार का जीर्णोद्धार किया, उसे 200 गांव के अनुदान के रूप में भेंट किया। उसका ऐसे धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बना, ठीक है ना। धर्मपाल के बाद कौन शासक बना, देवपाल शासक बना, वो जो इस वंश का अंतिम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। देवपाल के समय संतरक्षित और दीपांकर बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की। देवपाल के समय क्या हुआ, संतरक्षित थे और दीपांकर ने बौद्ध विद्वानों ने कहाँ की यात्रा की, तिब्बत की यात्रा की। तिब्बती लामा तारानाथ ने बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक किसको कहा था, देवपाल को कहा था। तारानाथ ने बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक किसको कहा था, देवपाल को कहा था, ठीक है ना। पाल वंश का अंतिम संस्थापक रामपाल था, ठीक है। अंतिम लिखने ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरत है, आइए ज़रूरत। देखिए अब पाल वंश का मैं बताता हूँ कि जैसे शशांक की मृत्यु के बाद, ठीक है, उसके बाद भी बंगाल में भी राजनीतिक विषमता का समय आ गया था। तो उस समय क्या है कि गोपाल को ही पाल वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। और गोपाल ने कि इम्पॉर्टेंट काम में अगर आप देखेंगे तो कुछ विशेष काम इसने किया है। बिहार शरीफ है जिसको आदित्यपुरी आधुनिक बिहार शरीफ के पास है। आदित्यपुरी में बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, ठीक है ना। आदित्यपुरी में क्या किया था इसने, बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, किसने, गोपाल ने प्रसिद्ध बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। अब देखिए इसमें क्या है कि गोपाल के बाद धर्मपाल जो है वो प्रथम प्रतापी राजा था पाल वंश का। इसने कन्नौज पे विजय के बाद अपने आप को क्या उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी, धर्मपाल जो था। और उसके बाद से धर्मपाल एक बौद्ध था, इसने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, बौद्ध विहार का, जिसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। उसके बाद इसने विक्रमशिला का तो निर्माण कराया, उसके बाद से नालंदा बौद्ध विहार का इसने जीर्णोद्धार किया था। धर्मपाल ने नालंदा जो बौद्ध है उसका क्या था, जीर्णोद्धार किया था। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो ये
इसमें और कुछ खास नहीं है। उसके ऐसे अगला कौन शक्तिशाली राजा था? देवपाल था। धर्मपाल के बाद अगला कौन है? देवपाल अगला शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ। इसे बुद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक भी कहा जाता है। इसने जो 2 बौद्ध भिक्षु थे, देवपाल के समय संतरक्षित और दीपांकर ने तिब्बत की यात्रा की थी, ठीक है ना। और तिब्बती लामा तारानाथ ने बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा था। किसे कहा था? देवपाल को कहा था। बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक किसे कहा है? देवपाल को कहा है, ठीक है ना। अब अगला ये देखिए, सेन वंश। बंगाल में पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश के अस्तित्व में आया। सेन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सेन है। सेन वंश का, बंगाल में सेन वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? सामंत सेन को कहा जाता है। आपने आपको ब्राह्मण क्षत्रिय कुल का बताया, ठीक है। सेन शैव धर्मानुयायी विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर शिव की मंदिर का, देखिए देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख जो है विजय सेन से संबंधित है। देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में विजय सेन की विजय का उल्लेख मिलता है। देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर शिव के मंदिर का स्थापना किसने किया था? विजय सेन ने किया था। देवपाड़ा में जो है प्रद्युम्नेश्वर शिव के विशाल मंदिर का किसने किया था? विजय सेन ने किया था। और देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में विजय सेन की विजय का उल्लेख है, ठीक है ना। बल्लाल सेन जो है ने दान सागर और दूध सागर नामक पुस्तक की रचना की। दान सागर, उसके बाद से देखिए सबसे पहले तो सामंत सेन है। सामंत सेन को इसको संस्थापक कहा जाता है। फिर देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर शिव की मंदिर विजय सेन ने स्थापित कराई थी। प्रद्युम्नेश्वर शिव की मंदिर देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख जो है वो विजय सेन की विजय से संबंधित है। और उसके बाद से कौन है? बल्लाल सेन ने दान सागर और दूध सागर नामक पुस्तक की रचना की थी। दान सागर दूध सागर नामक पुस्तक की रचना की थी। बंगाल की में बल्लाल सेन ने कुलीन वादक नामक सामाजिक आंदोलन चलाया था, ठीक है ना। लक्ष्मण सेन के राज दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूतम के लेखक धोबी तथा को संरक्षण प्राप्त था। गीत गोविंद के लेखक लक्ष्मण सेन की राज दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूतम के लेखक धोबी को संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। पवन दूतम के लेखक धोबी को संरक्षण प्राप्त थे, ठीक है। तो एक तीसरा कौन है? तीसरा आपका सेन वंश है। देखिए पाल वंश के पतन के बाद जो है सेन वंश की अस्तित्व में आया। पाल वंश के पतन के बाद कौन आया? सेन वंश आया। सेन वंश का सामंत सेन था इसका संस्थापक। उसके बाद से इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि सामंत सेन तो था इसका संस्थापक, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट कौन थे? सबसे पहले तो विजय सेन है। विजय सेन ने क्या किया है? विजय सेन ने प्रद्युम्नेश्वर शिव की मंदिर का देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर शिव की मंदिर बनाया था। उसके बाद से देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख विजय सेन से संबंधित है। उसके बाद बल्लाल सेन है। बल्लाल सेन जो है इसने दान सागर दूध सागर नामक किताबों की रचना की थी, ठीक है ना। और इसने बंगाल में जो है कुलीन वादक नामक सामाजिक आंदोलन भी चलाया था बल्लाल सेन ने। उसके बाद है लक्ष्मण सेन के राज दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूतम के लेखक धोबी को संरक्षण प्राप्त था, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रथम 3 मैंने बता दिया, इसमें पूरा एकदम A to Z सब कवर कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप लोग बस देख लीजिए, इसमें तीनों ये चीज़ पूरा कवर हो गया है।